नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इसरार सिद्दीकी और आपके बीच अपने ठीक समय 2 बजे से 3 बजे के बीच में उपस्थिति दर्ज कर चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। ठंड तो बहुत पड़ रही है, इसमें सुबह ही नहीं है। तो ठंड से बचते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहना है, यही लक्ष्य बना करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे के सेगमेंट को देखेंगे। ठीक है, तो जो चल रहा है मैटर आपके बीच में, जो चल रहा है ना, तो उसको हम लोग, मैं टेक्निकल टीम से अनुरोध करता हूँ कि वो 5 मिनट के लिए यहाँ आ जाएं। टेक्निकल टीम इसको ऑन मैम करिए। थैंक यू। तो बेटा हम लोग ये देखते हैं, आइए। तो चर्चा जो चल रही थी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। चर्चा हमारी चल रही थी हिंदी की, चल रही थी बेटा ये हिंदी की। तो हिंदी में हम लोग देखे क्या क्या थे कि यह जो भाषा है ना, तो इसका जो विकास क्रम है वह सबसे पहले संस्कृत, असंस्कृत में भी ये वैदिक संस्कृत, ये देखिए वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। अब वैदिक संस्कृत से हम कहाँ पर आए? लौकिक संस्कृत में आए। कहाँ पर आए? लौकिक संस्कृत में आए बेटा। अलौकिक से फिर कहाँ पर आए? पाली में आए बेटा। कहाँ पर आए? पाली में। पाली के बाद बेटा हम कहाँ पर आए? प्राकृत में आए। प्राकृत में आए। अब फिर प्राकृत को जब बिगाड़ करके बोले तो वो अपभ्रंश कहलाया, अपभ्रंश कहलाया। और अपभ्रंश में ही एक प्रकार है, वह है शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, तो इसी से शौरसेनी अपभ्रंश से किसकी उत्पत्ति हुई? हिंदी की उत्पत्ति हो गई। ठीक है ना, इसका मतलब है संस्कृत आदि जननी हुई। अब वैदिक संस्कृत से हम लौकिक संस्कृत में क्यों आए? इसलिए आए क्योंकि वैदिक संस्कृत हमारे लिए कड़ी थी, हमारे लिए कड़ी थी। और हम कठिन से सरल की ओर, हमेशा भाषा का नेचर ही है वो कठिन से सरल की ओर मूवमेंट करती है। ठीक है ना, तो संस्कृत, संस्कृत से वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, संस्कृत में कौन सी संस्कृत? वैदिक संस्कृत है ना। तो ये वैदिक संस्कृत आदि जननी हो गई, आदि जननी हो गई। चाहे संस्कृत कह दीजिए, चाहे वैदिक संस्कृत कह दीजिए, तो हिंदी की आदि जननी कौन बनी? संस्कृत या वैदिक संस्कृत बनी है। अब वैदिक संस्कृत में लिखे क्या क्या गए हैं, तो इसके बारे में समझते हैं। ये देखिए वैदिक संस्कृत में जो जो लिखा गया है, वैदिक संस्कृत में क्या क्या लिखे गए, वेद लिखे गए। और ये देखिए वैदिक संस्कृत में क्या क्या लिखे गए, वैदिक संस्कृत में क्या क्या लिखे गए। वैदिक संस्कृत में, है ना, वैदिक संस्कृत में बेटा ये देखिए वैदिक संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में क्या लिखे गए? वेद लिखे गए। वेद, वेदों की रचना किसमें हुई? वैदिक संस्कृत में हुई। और ठीक है ना, और लौकिक संस्कृत में महाभारत और रामायण की रचना की गई। महाभारत और रामायण, महाभारत और रामायण की रचना की गई। महाभारत और रामायण की रचना लौकिक संस्कृत में की गई। पाली की जहाँ तक बात है, तो ये पाली भाषा जो है बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध धर्म, जब बौद्ध धर्म हमारे देश में चल रहा था उस समय उनकी भाषा पाली ही थी। और प्राकृत जैन धर्म इस समय चल रहा था, जैन धर्म, जैन धर्म। तो जैन धर्म की पवित्र ग्रंथ क्या है? आगम है ना। तो आगम इसी प्राकृत में लिखे गए हैं। और जो त्रिपिटक लिखे गए हैं पाली भाषा में लिखे गए हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक, ये बौद्ध धर्म से संबंध रख रहा है। तो अपभ्रंश में आपने देखा कि शौरसेनी अपभ्रंश, और इसी से किसकी उत्पत्ति हो गई है?
हिंदी की उत्पत्ति हो गई है। फिर हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, है ना। फिर हमने हिंदी के बारे में बातचीत किया था। ये देखिए, हिंदी के बारे में हम लोगों ने बातचीत किया था। ये हिंदी, तो हिंदी के बारे में जो बातचीत हमारी चली थी वह थी कि ये फारसी शब्द है। कौन सा शब्द है ये? फारसी शब्द है, फारसी शब्द है, ठीक है। और हिंदी एक विशेषण है, एक विशेषण, हिंदी फारसी शब्द है, हिंदी विशेषण है, ठीक है। और हिंदी स्त्रीलिंग है, हिंदी क्या है? स्त्रीलिंग है, क्योंकि हर भाषा स्त्रीलिंग होती है ना। हिंदी फारसी शब्द है, हिंदी विशेषण है। और हिंदी हिंद धातु से बनी है, हिंद धातु, ये धातु संस्कृत की धातु है, हिंद धातु से, हिंद धातु से, ठीक है। वो फारसी की धातु है हिंद, हिंद धातु से बनी है। और इसमें प्रत्यय क्या लगा है? टू प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय? टू प्रत्यय। तो हिंद धातु में टू प्रत्यय से क्या बन गया? ये हिंदी बनी है, हिंदी बनी है। और इस हिंदी का अर्थ क्या होता है कि दुष्टों का संहार करने वाले लोगों की भाषा, दुष्टों का संहार, दुष्टों का संहार करने वाले, दुष्टों का संहार करने वाले लोगों की भाषा, लोगों की भाषा, दुष्टों का संहार करने वाले लोगों की भाषा। कैसी भाषा है ये? तो दुष्टों का संहार करने वाले लोगों की भाषा कौन है? तो उत्तर मिला हिंदी भाषा है, ठीक है। अब आइए हिंदी के बारे में और आगे चर्चा करते हैं। ये देखिए, मिट गया क्या यार? हिंद धातु से, ठीक है। प्रत्यय है, प्रत्यय, ये। तो बेटा अब हिंदी के बारे में थोड़ी चर्चा हम और आगे बढ़ाते हैं। हिंदी का, ये देखिए, हिंदी का जो विकास क्रम है इसके बारे में समझ लिया। और फिर बेटा संवैधानिक स्थिति इसकी क्या है? संवैधानिक स्थिति इसकी क्या है ना। तो भारत के संविधान में, ठीक है, तो भारत के संविधान, भारत के संविधान में, संविधान की आठवीं अनुसूची में, आठवीं अनुसूची में ना उल्लिखित 22 भाषाओं में से एक है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में से एक है ना। और यह राजभाषा के रूप में, यह राजभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में, ठीक है, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मान्य हुई, ठीक है। यही वजह है कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।
कौन सा दिवस? हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं प्रत्येक वर्ष, प्रति वर्ष। ठीक है, यहाँ तक बातें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो अब आप देखिएगा कि अब हिंदी भाषा की इतनी बातें हमारे बीच हो चुकी थी। अब हिंदी भाषा में हम लोग यह देखेंगे कि अब इस भाषा का पहला टॉपिक जो लेंगे वह होगा वर्णमाला। क्या होगा? वर्णमाला। तो वर्णमाला पहला टॉपिक होगा हमारा। ठीक है, वर्णमाला। वर्णमाला, इस पर हमारी आपके बीच में चर्चा हो चुकी है, एक बार और देख लेते हैं। तो वर्ण क्या है बेटा? वर्ण, 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 अगर इसमें से वर्ण खोज लें तो वर्ण क्या है? ये देखिए, वर्ण के बारे में अगर हम खोजना चाहें तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण, तो वर्ण होता है, ये देखिए वर्ण। तो वर्ण हमको कहते हैं क्या कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण होगी। और अगर यहीं पर बातचीत कर लें कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो वह वर्ण ही होगी। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई भी क्या होगी? वर्ण ही होगी। ठीक है, और मौखिक भाषा की अगर बात की जाए, ठीक है, तो मौखिक जानते ही हैं आप लोग कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है ना। तो अब वर्णमाला किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा हमारी होने जा रही है। वर्णमाला, ठीक है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए, वर्णमाला के हम भेद बात करते हैं, इसी में जोड़ लेते हैं हम क्या? वर्णमाला के भेद। ये देखिए, वर्णमाला के भेद की बात करते हैं। वर्णमाला के भेद हम दो रूपों में देखते हैं। एक होता है हमारा स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। क्या होता है? एक होता है स्वर और दूसरा होता है क्या? व्यंजन। ठीक है, स्वर क्या होता है इसके बारे में चर्चा हो गई है कि ये स्वतंत्र स्थान रखते हैं, स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं? उच्चरित होते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं। और ये स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं होते, यानी स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं होते, स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं होते। जब स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं होते उनको हम लोग व्यंजन कहते हैं, और जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। आ रहा है समझ में? तो बेटा एक बात और, अब स्वरों की संख्या की अगर मैं बात करूं, स्वरों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? तो बेटा है 11। कितनी है? 11। अब संस्कृत में स्वरों को अच कहते हैं। क्या कहते हैं? अच। और उनकी संख्या 13 है।
मेरी संख्या 13। अब 11 कौन कौन से हैं इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए कर रहे हैं। ओ आ ई ई उ ऊ रे ए आई ओ औ। ये 11 स्वर हमारे दिख रहे हैं, है ना। ये कितने स्वर हैं हमारे? 11। अब स्वरों के भेद करते हैं। स्वरों के भेद आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए स्वर के भेद, स्वर के भेद। अब स्वर के भेद हम लोग देखेंगे, है ना। स्वर के भेद के बारे में अगर चर्चा हम लोग करें, ठीक है ना बेटा, तो 1 मिनट। पहली बात तो लेंगे मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर हम लोग देखते हैं तो 3 रूपों में पाते हैं, ठीक है। एक होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, या इसको लघु, या इसको मूल, या इसको एक मात्रिक। एक मात्रिक, एक मात्रिक स्वर। और इसको हम लोग दीर्घ, दीर्घ, या गुरु, या हाँ गुरु, लघु का विलोम गुरु न होगा, ठीक है। और इसको हम लोग द्विमात्रिक, द्विमात्रिक, या इसको संधि स्वर भी कहते हैं, संधि स्वर। और इसको हम लोग पुलुत स्वर कहते हैं, पुलुत स्वर, या त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ह्रस्व स्वर सबसे पहले लेते हैं। ह्रस्व स्वर पहले लेते हैं। ह्रस्व स्वर ऐसा स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी उच्चारण में सबसे कम समय, उच्चारण में सबसे कम समय, उच्चारण में सबसे कम समय लगता है अथवा एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा अथवा एक मात्रा का समय लगता है, अथवा एक मात्रा का समय, एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब देखना मेरे बच्चे कि इसकी जो संख्या है वो 4 है। कौन कौन है? अ, ई, उ, रे। ये अ, ई, उ, रे दीर्घ री बन गया क्या? ये देखिए, ये अ, ई, उ, रे, ये 4 ह्रस्व स्वर हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़कर देख लेते हैं क्या आएगा मेरे बच्चे। ये आपका आने वाला है, ये आने वाला है क्या? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, है ना। दीर्घ स्वर को हम संधि स्वर के नाम से भी जानते हैं, अभी पूरा लिख दिया हूँ कि इसको हम लोग जो है संधि स्वर के नाम से भी जानेंगे, द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी जानेंगे, है ना।
तो ये जो दीर्घ स्वरों की जो संख्या है वो 7 है। इनके उच्चारण में है ना 2 मात्राओं का समय लगता है, कम से कम कितनी मात्रा का? 2 मात्रा का जब समय लगे तो उसको द्विमात्रिक स्वर या दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या 7 है। वो सातों कौन है इसके बारे में देख लेते हैं। आ ए उ आ ए उ ए ऐ ऐ फिर ओ, इसके बाद औ। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। अब देखना आ ई उ, ये जो 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखना, ये जो 3 आपको दिख रहे हैं, ये देखिए, ये जो 3 आपको दिख रहे हैं ना, ये देखना बेटा, ये जो 3 आपको दिख रहे हैं, इनको हम लोग मूल दीर्घ कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल दीर्घ स्वर। इनकी संख्या कितनी है? 3। और देखना, ये जो 4 आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम लोग संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। कौन सा स्वर? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या है 4। आ रहा है? तो ये हो गया आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को हमने 2 रूपों में बांट लिया है ना। एक तो ये देखना मूल दीर्घ, और दूसरा बना आपका क्या? ये बन गया आपका संयुक्त स्वर। तो मूल दीर्घ स्वर कितने हैं? 3 हैं, और संयुक्त स्वर हैं हमारे 4। अब आइए संयुक्त स्वर की चर्चा कर लेते हैं। किसकी चर्चा? यहीं पर कर लेते हैं बेटा। ये देखना, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। ये देखो, ए है तो यह बना है अ प्लस ई से। ए, फिर ऐ, ऐ क्या है? अ प्लस ए से बना है। ओ क्या है? अ प्लस अ योग उ से बना है। औ क्या है? अ योग ओ से बना है। देख रहे हैं? आ रहा है समझ में? अ या आ के साथ ई या ई, अ या आ के साथ ए या ऐ, अ या आ के साथ उ या उ, अ या आ के साथ ओ या औ जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा मेरे बच्चे? ये हमारा क्या बन जाएगा? बताइए बताइए। ये हमारा बन गया, ये देखिए, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर ये हमारा बन गया क्या? संयुक्त स्वर। ये बना है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। ठीक, देख लीजिए, ये बना है हमारा क्या? संयुक्त स्वर। नहीं दिख रहा है? दिखेगा दिखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखना, अब आगे बढ़ते हैं, प्लुत स्वर को लिखते हैं। किसको लिखते हैं बेटा? प्लुत स्वर को। अगला हम लिखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। ठीक, इसकी संख्या अगर बात की जाए कि संख्या कितनी है तो 8 है। इसकी संख्या कितनी है? 8 है। 8 है। इसकी संख्या क्या है? 8 है। और इसका संकेत क्या है? इसका जो संकेत है, ये देखिए, इसका संकेत क्या है? ये देखिए, इसका संकेत होता है बेटा इस तरह से, ये इस तरह से ये संकेत होता है इसका प्लुत स्वर का। जैसे मैंने कहा क्या? रामा, है ना, या कहा माता, तो माता, ये आपका बना, तो ये संयुक्त स्वर है ना।
तो ये संकेत आपको दिख रहा है कि इस तरह से आपको बनाना है ना। अब 8 कौन कौन है इसके बारे में समझिएगा। अ है, अ एक तो है ही है, अ का उच्चारण। अब देखना हमारे पास है आ, ई, ऊ, है ना, ए, आए, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये पूरे है ना। और ये पूरा 1 + 7 यानी 7 क्या दीर्घ, 7 दीर्घ वाले और 1 क्या है लघु वाले। लघु, लघु का अ, लघु का अ, लघु, लघु का अ और ये 7 7 1 8। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। देखो आगे बढ़ा देते हैं। यहीं पर अगर मैं थोड़ी देर के लिए लिखूं क्या कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, तिहु लोक उजागर, उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत, रामदूत अतुलित बलधामा, अतुलित बलधामा, बलधामा। रामदूत अतुलित बलधामा, ठीक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, ठीक है। और आगे क्या हम लिखें, हमें याद नहीं आ रहा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, रामदूत अतुलित बलधामा, ठीक है। और आगे हमको आ नहीं रहा है, ठीक है। तो हाँ, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, पवन सुत नामा। आप बताइए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो आप बताइए इसमें क्या है बेटे। मात्रा एक है, एक है, इसमें एक है, एक है, दो है, एक है, दो है, एक है। आप बताइए यहाँ एक है, एक है, दो है, एक है, एक है ना। तो 2 2 4 2 6 1 7 2 9 10 2 12 13 14 15 16, इसका मतलब ये चौपाई है ना। तो एक बात बताइए आप, अब हम इसको कैसे बोल रहे हैं। जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सागर। तो सा पर हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं कि नहीं, आप बताइए। सागर, जय कपीस, कपी पी, इस पर पी पर बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं, बोलो। निश्चित रूप से बढ़ा रहे हैं। तिहु लोक उजागर, ये देखो बढ़ा रहे ना। सीधी सी बात है कि जब हम एक मात्रा से डायरेक्ट तीसरे मात्रा पर पहुंच जा रहे हैं, ठीक है,
एक मात्रा से दूसरे मात्रा के बजाय हम तीसरे मात्रा पर पहुंच जा रहे हैं, तो वह कौन सा होगा मेरे बच्चे? तो पता ये चला कि वह मात्रा की दृष्टि से त्रिमात्रिक स्वर होगा। और उस त्रिमात्रिक स्वर को ही हम लोग नाम क्या देते हैं, बताइए जल्दी से। उस त्रिमात्रिक स्वर को हम लोग नाम क्या देते हैं? तो पता चला ये कि उस त्रिमात्रिक स्वर को नाम देते हैं हम लोग क्या? पुलुत स्वर। पुलुत स्वर, ठीक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा। राम दूत, अब देखो ये बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं इसको? निश्चित रूप से बढ़। राम दूत अतुलित बल धामा, इसको देखो बढ़ा रहे हैं। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसको देखो बढ़ाया, इसको देखो बढ़ाया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि हमने एक मात्रिक स्वर को त्रिमात्रिक स्वर में बनाने की कोशिश की। तो इसको ही हम लोग कहते हैं क्या? अब आप कहेंगे कि सर आपने 11 स्वरों में 8 स्वर को तो लिया, 11 स्वरों में आप यहाँ कहेंगे, निश्चित रूप से कहेंगे, और कहना भी आपको चाहिए कि सर आपने 11 स्वरों में 11 स्वर हैं, 11 में 8 को आपने लिया। 8 में एक आपने लघु लिया, एक आपने लघु वाला लिया, लघु वाला, और 7 आपने दीर्घ लिया। तो ये बात हम मान रहे हैं। तो एक लघु में आपने कौन सा लिया? अ लिया था, अ लिया है। ई, उ और रे, इसको आपने क्यों नहीं लिया सर? इसको आपने क्यों नहीं लिया? अब आइए देखते हैं। अगर मैं ई पर जोर दौड़ाऊं तो ये पहले ई, तो ये ह्रस्व से कहाँ जा रहा है? ये दीर्घ में जा रहा है कि नहीं? देख लिया, ह्रस्व से दीर्घ में जाएगा। ह्रस्व से ह्रस्व से ह्रस्व ह्रस्व से ह्रस्व से पहले दीर्घ में जाएगा, पहले दीर्घ में जा रहा है। ह्रस्व से पहले दीर्घ में, फिर प्लुत में, फिर प्लुत में जा रहा है, फिर प्लुत में। इस कारण से मैंने ऊ, तो ये देखो पहले ह्रस्व से कहाँ पहुंचेगा? ये दीर्घ में पहुंचेगा। री, है ना? ये देखिए, तो ये कहाँ पहुंचा? पहले ह्रस्व से कहाँ पहुंचेगा? दीर्घ में, तब होगा। लेकिन मैं अ को देखूं, अ, तो ये आपने जो आलाप लिया है, ये आलाप जैसे ही आपने लिया डायरेक्ट, ये अ जो है, अ डायरेक्ट ह्रस्व से कहाँ पहुंच गया? ह्रस्व से प्लुत में पहुंच गया। ह्रस्व से प्लुत में उच्चारित हुआ, उच्चारित हुआ। ह्रस्व से डायरेक्ट कहाँ उच्चारित हुआ? प्लुत में उच्चारित हुआ। इस कारण से हमने अ को लिया था। इस कारण से ही हमने अ को लिया था कि ये पहुंच गया क्या? हाँ, प्लुत से डायरेक्ट किस में पहुंच गया बेटा? है ना? ये ह्रस्व से डायरेक्ट प्लुत में पहुंच गया। लेकिन ये जो ई है, ये ह्रस्व से पहले दीर्घ में पहुंचेगा, तब पहुंचेगा प्लुत में। ये डायरेक्ट पहुंच गया, तो डायरेक्ट पहुंचना जरूरी है ना? मैं आ की बात करूं, आ, रामा श्यामा अतुलित बल धामा, तो ये माँ,
दीर्घ स्वर है, और ये डायरेक्ट कहाँ पहुंच गया, प्लुत स्वर में पहुंच गया, है ना। तो आ, ई, है ना, ई डायरेक्ट पहुंच रहा है, ऊ डायरेक्ट पहुंच रहा है, ऊ डायरेक्ट पहुंच रहा है, लेकिन ऊ नहीं पहुंच रहा है ना। मैंने री, ये डायरेक्ट पहुंच रहा है, लेकिन ये संस्कृत में हमारे यहाँ है नहीं, है ना। इसलिए इसका मतलब हुआ कि री पहले कहाँ पहुंचेगा, दीर्घ में पहुंचेगा, और दीर्घ के बाद पहुंच रहा है प्लुत में। इस कारण से हमने इसको वैल्यू नहीं दिया। आइए बढ़ते हैं आगे। आइए, तो अब स्वर, जैसे मैंने कहा आपसे अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ और री, है ना। और अब एक चीज और बेटा महत्वपूर्ण है, वह है क्या, अन और अह। अन और अह के बारे में चर्चा कर लें। तो अन और अह के बारे में चर्चा हम लोग कर लें। ये देखिए, अन और अह ये दोनों हैं अयोगवाह, अयोगवाह। तो अ, इसको तोड़ दो, अ धन, शब्द विच्छेद कर दो इसका, योग धन वाह। अधन योग, अ का मतलब ही होता है नहीं, नहीं, योग का मतलब है जुड़ना, वाह का मतलब होता है वहन करना, वहन करना। तो योग वाह माने जुड़ना या वहन करना, जुड़ करके वहन करना, है ना। अ ने बता डाला कि नहीं, यानी जो जुड़ करके वहन न करे उसको अयोगवाह कहते हैं, है ना। तो ये कहाँ जुड़ करके वहन नहीं करता, ये अयोगवाह जो दो हैं, ये व्यंजन के साथ नहीं जुड़ते, 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 ठीक है। स्वरों के साथ, स्वरों के बाद लगते या जुड़ते हैं, स्वरों के बाद लगते हैं या जुड़ते हैं, स्वरों के बाद लगते या जुड़ते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जैसे मैंने कहा क्या, चंचल, या मैंने कहा, मान लीजिए मैंने कहा चंचल, तो चन च ल कहा। तो आप बताइए, इसको तोड़िए, क्या मिलेगा आपको, च में हलंत प्लस ओ, तब आया नो। आप बताइए किसके साथ जुड़ा हुआ है, स्वर के साथ जुड़ा है कि नहीं, निश्चित रूप से स्वर के साथ जुड़ा है। फिर चन, फिर आप इसको लिख देंगे च, फिर ल तोड़ देंगे। अब जैसे मान लिया मैंने कहा बालकः, मैंने कहा क्या, बालकः, बालकः। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ बा प्लस ल प्लस क में हलंत प्लस अह, ठीक। तो यही तो हुआ, स्वर के बाद लगा है कि नहीं, स्वर के बाद लगा है कि नहीं, यानी इसी को हम लोग इस तरह से कहते हैं ना। तो इसको विसर्ग कहते हैं, इसको हम लोग अनुस्वार कहते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा दुख, मान लो बात करें दुख, दुख, तो आप देखो, इसको देख लो, द हलन प्लस उ प्लस विसर्ग प्लस ख, हुआ कि नहीं। तो ये बताओ, स्वर के साथ ही लगा है ना, स्वर के बाद ही लगा है ना। तो मेरे बच्चे, अब अयोगवाह को, ठीक है, पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने, पंडित किशोरीदास, पंडित किशोरीदास वाजपेयी, पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने अयोगवाह कहा था, अयोगवाह कहा था। ठीक है, अब हम लोग
उच्चारण की दृष्टि से कल पढ़ेंगे। आज यहीं तक, ठीक है। तो अपने साथी इसरार अहमद सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे हम लोग कल ठीक इसी समय पर, ठीक है। तो बेटा इस प्रकार से ये आपका समाप्त हो गया, ठीक है। नमस्कार और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। समय हो चला है आपसे विदा लेने का, हम लोग मिलेंगे आगे के सेगमेंट में। नमस्कार।